नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऑपरेशन टाइगर के बीच उद्धव के सीनियर नेता भास्कर जाधव से मिले शिंदे के मंत्री उदय सामंत। उद्धव ठाकरे की यूबीटी में फिर होगी बड़ी टूट। पुणे में बीजेपी का बड़ा सियासी दांव, शरद पवार की एनसीपी और शिंदे की पार्टी में बड़ी सेंध। 3 बड़े नेता बीजेपी में शामिल। पीएम मोदी के दिमागी नक्सल बयान पर बौखलाए सीजेपी के नेता प्रवक्ता सौरभ दास ने युवाओं को बांटने का लगाया आरोप। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके पर बड़ा एक्शन, शिक्षा विभाग के अधिकारी को धमकाना और सरकारी स्कूलों का वीडियो बनाना पड़ा महंगा। बंद हुआ सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट। आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे का तीर्थ स्थल शनि शिंगणापुर पर छापा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को मिली बड़ी शिकायत, कई बड़े नामों पर गिर सकती है कार। मुंबई में फर्जी डॉक्टरों का भांडाफोड़, गोवंडी, देवनार और बांद्रा में बिना लाइसेंस 7वीं और 12वीं पास भी कर रहे थे इलाज। 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 करोड़ 19 लाख की दवाएं और मेडिकल सामान जब्त। राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय से मिले नोटिस पर संजय राउत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले इडियट को इडियट बोलना कोई गुनाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना विवाद पर वकील असीम सरोदे का बड़ा दावा, बोले मंत्रियों उदय सामंत, संजय राठौर और दादा भूसे के पुराने हस्ताक्षर शिंदे गुट की बढ़ा सकते हैं मुश्किलें। मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर तिरंगा फहराने के बाद उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले देश जाग चुका है, कोई भी नागरिकों की स्वतंत्रता नहीं छीन सकता, हम गुलाम नहीं बनेंगे। विमल इलायची पान मसाले के विज्ञापन को सरोगेट प्रचार मानकर महाराष्ट्र एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को भेजा नोटिस। खबरों में सबसे पहले बात कोकर की। चिपलून में 2 ऐसे नेता एक साथ नजर आए जो लंबे वक्त से एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे के नेता और राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के विधायक भास्कर जाधव। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद कोकर की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दरअसल चिपलून में पावर हाउस से चिंच नाका तक जाने वाली सड़क का नाम दिवंगत पूर्व विधायक और सीनियर संपादक निशिकांत और नाना जोशी की स्मृति में रखा गया। इसी कार्यक्रम में उदय सामंत और भास्कर जाधव दोनों मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और दोनों एक साथ नजर आए। मुलाकात भले ही सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई हो, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलते रहे हैं। ऐसे में शिंदे गुट और उद्धव गुट के नेताओं का एक मंच पर आना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर ऑपरेशन टाइगर की चर्चा तेज है। ऐसे में उदय सामंत और भास्कर जाधव की मुलाकात को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भास्कर जाधव भी उद्धव गुट को छोड़ सकते हैं। हालांकि दोनों नेताओं की ओर से इस मुलाकात को लेकर अभी तक कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया है। ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा था, ये कहना अभी जल्दबाजी हो गई। लेकिन इतना जरूर है कि कोंकण जैसे राजनीतिक रूप से अहम इलाके में दोनों विरोधी खेमे के नेताओं का एक तरह से एक साथ आना सियासी चर्चा को हवा देने के लिए काफी है। अब सवाल यही है कि आने वाले दिनों में दोनों गुट के बीच कोई नई राजनीतिक नजदीकी देखने को मिलेगी या फिर यह मुलाकात महज एक सार्वजनिक कार्यक्रम तक ही सीमित रहेगी। फिलहाल कोकर के सियासी गलियारों में इस मुलाकात को लेकर चर्चाओं का दौर काफी तेज हो चुका है। बताया यह भी जा रहा है कि भास्कर जाधव कभी भी पाला बदल सकते हैं। कोकर के बाद अब बात पुणे की। पुणे की राजनीति में बीजेपी ने एक बार फिर बड़ा सियासी दांव चला है। पुणे नगर बीजेपी कार्यालय में 3 नेताओं ने पार्टी का दामन थाम लिया। इनमें एनसीपी से जुड़े प्रमोद निमहान और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के नगर आयोजक प्रहलाद गवली और शिवसेना यानी शिंदे गुट की महिला पदाधिकारी वैष्णवी किराट शामिल है। तीनों नेताओं ने मंत्री चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। खास बात यह है कि फिलहाल कोई बड़ा चुनाव भी नहीं है। ऐसे वक्त में अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं का बीजेपी में शामिल होना पुणे के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय जरूर बन गया है, जिससे सियासी हड़कंप मचा है। प्रमोद निमहान की बात करें तो उन्हें कभी दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार का करीबी माना जाता था। वो एनसीपी के पार्षद भी रह चुके हैं। पुणे नगर निगम चुनाव से पहले निमहान अपने इलाके में पार्टी की गतिविधियों को लेकर काफी सक्रिय थे। हालांकि पार्टी ने उनकी जगह
बाबूराव चांदेरे को उम्मीदवार बनाया। इससे निमहान और उनके समर्थकों में नाराजगी थी। नाराज निमहान ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने सीटी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। बीजेपी में शामिल होने के बाद निमहान ने कहा है कि उन्हें अपने इलाके के विकास के लिए यह फैसला लिया है। उनका दावा है कि 2026 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्हें करीब 18,000 वोट मिले थे। वहीं प्रहलाद गवली ने एमएनएस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वो पुणे के लवलेशपेट और नानापेट इलाके में लंबे वक्त से सक्रिय रहे हैं। गणेश उत्सव के दौरान उनके मित्र परिवार की ओर से हर साल मूर्ति हमारी कीमत आपकी जैसी पहल भी चलाई जाती है। 2023 में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी उनके वार्ड में पहुंचे थे। इन नेताओं के बीजेपी में आने से पुणे में स्थानीय राजनीति को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी का यह विस्तार पार्टी को कितना राजनीतिक फायदा पहुंचाता है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सशस्त्र नक्सलवाद अब खत्म होने की दिशा में है, लेकिन देश को एक ऐसी दिमागी नक्सल सोच से भी सतर्क रहने की जरूरत है जो युवाओं को भटकाने और समाज में अराजकता यानी अशांति पैदा करने का कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें अलग थलग करने और युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने पर जोर दिया। पीएम के इसी बयान पर अब सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल करना या अपने अधिकारों और मांगों के लिए आवाज उठाना किसी युवा को नक्सली नहीं बना देता। उन्होंने आरोप लगाया कि दिमागी नक्सल जैसे शब्दों के जरिए सरकार असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। सौरभ दास ने केंद्र पर युवाओं की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में रोजगार, शिक्षा और दूसरी बुनियादी मुद्दों को लेकर युवा लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि सत्ता पक्ष आपका जेनजी बनाम हमारा जेनजी जैसा नैरेटिव खड़ा करके युवाओं के बीच बंटवारा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सीजेपी नेता ने अपने बयान में यह भी दावा किया कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे उठा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक असहमति की आवाज बताते हुए कहा कि अब हर जिले में एक तरह का जंतर मंतर तैयार होता नजर आ रहा है, जहां लोग सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और सीजेपी के पलटवार के बाद यह मुद्दा राजनीतिक बहस का नया केंद्र बन गया है। एक तरफ सरकार दिमागी नक्सल सोच को देश की सामाजिक और युवा शक्ति के लिए खतरा बता रही है, वहीं विपक्षी आवाजें इसे असहमति को दबाने वाला राजनीतिक शब्द करार दे रही हैं। आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज हो सकती है। और खबरों में आप बात दीपके पर एक्शन की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के हिंगोली के अपने गांव के एक स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने सरकारी स्कूलों का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान स्कूलों की जर्जर हालत और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। अभिजीत दीपके के मुताबिक कई स्कूलों में बच्चों के लिए पीने की पानी तक की व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई और शौचालयों की स्थिति काफी चिंताजनक है। स्कूल की खिड़कियां तक खराब मिली, जिन्हें बैनरों से ढक कर रखा गया था। उन्होंने इन व्यवस्थाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए और सरकारी स्कूलों की जो असल स्थिति है वो सामने लाने का दावा किया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस अभियान की चर्चा भी तेज हो गई। इसी दौरान सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया। अभिजीत दीपके ने अकाउंट बंद होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी व्यवस्थाओं की खामियों की पोल खोलने की वजह से उनके अभियान से कुछ लोग घबरा गए हैं, इसलिए सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कराने की कोशिश की गई। हालांकि कुछ वक्त के बाद सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट दोबारा रिकवर हो गया। अकाउंट बंद होने की सटीक वजह और उसके पीछे किसकी भूमिका थी इसको लेकर अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये अलग अलग दो अहम मुद्दे फिर से चर्चा में है। पहला, सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति और दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक और सामाजिक अभियानों की पहुंच। सीजेपी ने इस अभियान को शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग से जोड़ते हुए सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत सामने लाने का दावा किया है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन फडणवीस सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर दीपके कुछ इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो उन्हें इसके साथ ही कुछ तथ्य और सबूत भी देने होंगे। यानी सिर्फ भ्रामक और गलत वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी साझा करने पर अब दीपके पर भी एक्शन की तैयारी है। और अभी तो सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किया गया। अगर इस तरह के हथकंडे अभिजीत दीपके अपनाते रहे तो उन पर बड़ा एक्शन होना तय माना जा रहा है। और खबरों के आखिर में बात एफडीए एक्शन की। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री क्षेत्र शनि शिंगणापुर में शनिदेव की प्रतिमा पर चढ़ाए जाने वाले तेल को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि शनि चौथरे पर चढ़ाने के लिए कुछ जगहों पर मिलावटी या घटिया तेल बेचा जा रहा है।
इस मामले को लेकर राष्ट्रीय श्री राम संघ ने फौरन जांच की मांग की। संगठन का साफ कहना है कि अगर तेल में मिलावट पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि संगठन की तरफ से इसको लेकर देवस्थान ट्रस्ट कार्यालय को बयान भी दिया गया। संगठन ने आशंका जताई कि भक्तों की आस्था का फायदा उठाकर कुछ लोग घटिया या नकली तेल बेच रहे हैं। अगर यह आरोप सही साबित होता है तो यह सिर्फ मिलावट का मामला नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी का भी गंभीर मामला होगा। राष्ट्रीय श्री राम संघ ने मांग की कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए की टीम शनि शिंगणापुर में विशेष जांच अभियान चलाए। संगठन ने यह भी मांग की है कि तेल के सैंपल मौके से लिए जाएं और उनकी लैब में जांच कराई जाए ताकि साफ हो सके कि तेल असली है या उसमें किसी तरह की मिलावट की गई है। इस मामले के बीच महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई भी चर्चा में है, यानी एफडीए ने अब छापेमारी की तैयारी कर ली है। आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में विभाग की तरफ से मिलावट और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बड़े होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी उत्पाद और दूसरी खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानों पर भी जांच के दायरे में आ चुके हैं। दूध, पनीर, खोया और दूसरे डेयरी उत्पादों में मिलावट के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन मिलने के बाद उससे जुड़े प्रतिष्ठानों के खिलाफ कदम उठाए गए। बड़े ब्रांड और होटल भी इस अभियान से अछूते नहीं है। अब शनि शिंगणापुर में तेल की गुणवत्ता को लेकर उठी शिकायत ने इस अभियान को धार्मिक स्थलों तक पहुंचा दिया है। मंदिर प्रशासन की तरफ से तेल की क्वालिटी की जांच के लिए एफडीए से अपील की जाने की बात सामने आई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि शनि देव पर चढ़ाए जाने वाले तेल में सच में मिलावट हो रही है या नहीं। जांच के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन अगर मिलावट की पुष्टि होती है तो श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत होगी। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।